रिकॉर्ड करो, उसके बाद पार्टिसिपेंट है कमेंट करो। हाँ चलो, सबसे पहले एक बात बताओ, आप लोगों को नोट्स आए क्या? थर्मोडायनामिक्स के नोट्स जो मैंने भेजे हैं क्या वो आपको मिले? चलो चलो फटाफट बोलो, एक बार मिले। चलो तो आगे चले, हम आगे चलते हैं। तो कल हमने देखा, मैं फटाफट बता रहा हूँ क्या क्या देखा। कल हमने देखा सबसे पहले तो एक सिस्टम होती है जिसके अंदर कोई गैस मटेरियल होता है, राइट। तो इसको हम सिस्टम कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज सिस्टम। सिस्टम की एक अवस्था होती है, मतलब सिस्टम को डिफाइन करने वाले कुछ वेरिएबल्स होते हैं, मतलब प्रेशर होता है, टेम्परेचर होती है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी, इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स होते हैं, वो सिस्टम को डिफाइन करते हैं। सिस्टम के जब तक वेरिएबल कांस्टेंट है तब तक हम बोलते हैं कि सिस्टम की अवस्था यानी स्टेट फिक्स है। सिस्टम अपनी स्टेट 1 से स्टेट 2 में जाती है जब एक या एक से ज्यादा वेरिएबल बदल जाते हैं। जब सिस्टम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाती है तो हम बोलते हैं कि प्रोसेस घटित हो गई। प्रोसेस घटित होती है, वो फिजिकल हो सकती है या फिर केमिकल हो सकती है। जब केमिकल प्रोसेस होते हैं तो हम उसे केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इसके बाद प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कई बार बोलेंगे। सिस्टम जो होती है वो सिस्टम अपने वेरिएबल के ऊपर काफी डिपेंड करते हैं, मतलब पूरा इसी के ऊपर डिपेंड करती है वो। तो उससे पहले हमने देखा कि सिस्टम के भी कुछ टाइप्स होते हैं। सिस्टम के भी टाइप्स होते हैं, ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड। ओपन में मास एक्सचेंज होता है, एनर्जी भी एक्सचेंज होती है। सो डेल्टा एम डेल्टा ई दोनों नॉट इक्वल टू जीरो है। क्लोज में बस मास एक्सचेंज नहीं होता लेकिन एनर्जी एक्सचेंज होती है। आइसोलेटेड में दोनों एक्सचेंज नहीं होते विद सराउंडिंग। तो सिस्टम के बाजू में सराउंडिंग होती है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग को हम यूनिवर्स बोलते हैं। बाउंड्री इमेजिनरी सेपरेशन बिटवीन देम होता है, इंटरफेस होता है वो एक्चुअली, लेकिन कुछ बुक्स में आपको रियल भी बाउंड्री है ऐसा दिखाई देगा या फिर बताया जाएगा, लेकिन ये मेरा खुद का ही इन्वेंशन बोल सकते हो आप। मैं खुद का, मतलब अब एनसीईआरटी में क्या दिया है कुछ नहीं, लेकिन बाउंड्री रियल होती है या इमेजिनरी होती है ऐसा तो कुछ एनसीईआरटी में दिया नहीं है, तो मैं भी उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता यार। क्या बोलूं अब मैं, हाँ क्या बोलूं मैं। हाँ चलो, तो मैं एक बार दिखाई देता हूँ कि भैया एनसीईआरटी में क्या लिखा होगा। एनसीईआरटी तो देखना ही पड़ता है बार 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 बार। तो एनसीईआरटी बुक्स, उसमें क्या केमिस्ट्री पार्ट 11th का पार्ट 1 किधर गया बे? पार्ट 2 है 12th का, 11th का पार्ट 1 नहीं है क्या इसमें? हाँ इधर है। तो चलो इसमें हम थर्मोडायनेमिक्स देख लेते हैं एक बार। इसमें सिस्टम बाउंड्री के बारे में क्या बोला है जरा देख तो ले। थर्मोडायनामिक्स किधर है बेटा? अरे बेटवा, कंट्रोल या थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोग्रेविटी, इलेक्ट्रो थर्मोडायनामिक्स ये वाला चैप्टर है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि बाउंड्री के बारे में क्या बताया गया है। कंट्रोल ऑफ बाउंड्री, कभी कभार क्या होता है ना, बाउंड्री 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 ये सब पता तो होता है लेकिन कभी उसकी डेफिनेट ऐसे मतलब डेफिनेशन एग्जैक्टली मैंने भी नहीं देखी है ना। बाउंड्री तो देखिए क्या है, हाँ ये देखिए, ये सबसे बढ़िया बात, इसको याद रखना है। एनसीईआरटी में क्या दिया है, मतलब मैं ये इसलिए देख रहा हूँ, अब तक तो मुझे पता था ये इमेजिनरी या रियल हो सकती है, लेकिन अब एक बार मुझे डाउट आ गया ना। तो देखो, it is necessary to think of the system as separate from the surrounding by some sort of wall which may be real or imaginary। ठीक है, पहली बात तो ये रियल इमेजिनरी हो सकती है। the wall that separates the system from the surrounding is called boundary। अब ये ठीक बात है, सब कुछ ठीक है, राइट, ये सब कुछ ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो आपको अब से क्या याद रखना है कि भैया नीट के लिए एक ही चीज याद रखनी है कि बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है। लेकिन अब मेरा कहने का क्या मतलब है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है।
और ऐसा कुछ नहीं है कि आप पढ़ तो लो, कम से कम कंफ्यूज मत होना बस। तो बेटा जब आप लिख रहे हो ना सिस्टम प्लस सराउंडिंग, मतलब ये तो स्टेटमेंट है, ये तो क्लियर कट स्टेटमेंट है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग गिव्स यू यूनिवर्स, तो इसमें बाउंड्री है ही नहीं। तो इससे एक ही लॉजिकल कंक्लूजन निकलता है कि बाउंड्री को एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए, बस वो सेपरेटिंग इंटरफेस होना चाहिए। लेकिन ठीक है, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन एनसीईआरटी जो बोलती है, एनसीईआरटी बाप है, माँ है, सब कुछ है, माँ बाप है, तो बस उसको ही याद करना पड़ेगा एज फार एज नीट इज कंसर्न, ठीक है ना। हाँ, मैं खुद एक केमिकल इंजीनियर हूँ बेटा, मतलब ऐसा सटर फटर सालतू फालतू तो आदमी एटलीस्ट केमिस्ट्री के बारे में इतने नहीं हुए, है ना, है ना, है ना, इतना तो बोल सकते हो, है ना। केमिकल इंजीनियर हो तो इसका मतलब उसमें भी केमिकल इंजीनियर में यही पढ़ाई होती है सबसे ज़्यादा, थर्मोडायनामिक्स के 2-4 पेपर होते हैं, 2-4 सेमेस्टर होते हैं। कॉलेज भी ठीक ठाक था, ऐसा कोई बुरा कॉलेज तो नहीं था, मतलब ऐसे पास नहीं करते थे, तो काफ़ी अच्छी नॉलेज हो सकती है इसके बारे में। तो मेरा खुद का ये इंटरप्रिटेशन है, तो इंटरप्रिटेशन समझदारी के लिए ले सकते हो, लेकिन फिर भी नीट के लिए एनसीईआरटी ही माए बाप है, ये जब मैं मान रहा हूं तो आपको भी मानना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूं बायोलॉजी में भी वही करो जो एनसीईआरटी बताती है, ठीक है। चलो, तो अब से याद क्या रखोगे आप कि बाउंड्री भी एक चीज होती है, और रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, इतना ही याद रखो। मुझे जो बताना था वो मैंने बता दिया। अब उसके बाद चलिए भैया, एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल दे दिया। अब वेरिएबल के बारे में या फिर प्रॉपर्टीज के बारे में हमको बहुत डिटेल में देखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्रॉपर्टीज। मैंने बोला कि प्रॉपर्टीज इंटेंसिव होती है, एक्सटेंसिव होती है, ये एक तरीका है प्रॉपर्टीज को क्या करने का, डिवाइड करने का, राइट। मतलब ये वाला, ये देखिए एक तरीका है, और एक दूसरा भी तरीका है। क्यों तिरछा होता है भी, तो जगह तो चाहिए। ये देखो, ये एक तरीका है बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी ऑन अमाउंट, जिसे हम इंटेंसिव कहते हैं और एक्सटेंसिव कहते हैं। इंटेंसिव वाली अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, एक्सटेंसिव वाली अमाउंट पे डिपेंड करती है। जैसे कि घुस, ये बहुत इंपॉर्टेंट 4 प्रॉपर्टीज है जिसको कि आपको याद रखना है। गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी। इंटेंसिव का मतलब है जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह वगैरह वगैरह, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैंने सब लिखवा दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, सब कुछ रट्टा मार लो। उसके बाद है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी ऑन पाथ। कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि पाथ के ऊपर डिपेंडेंट होती है, उसको हम बोलते हैं पाथ प्रॉपर्टीज या फिर पाथ फंक्शन। और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है कि जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर, पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है, तो उन्हें हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैंने बताया जैसे कि आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हो ऐसी ऊंचाई पर, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आप कैसे भी जाओ, कैसे भी जाओ, उड़ते हुए जाओ, रेंगते हुए जाओ, दौड़ते हुए जाओ, या फिर कुछ भी करो यार, लुढ़कते हुए जाओ, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वही होने वाला है। आप पाथ 1 एज्यूम करो, आप पाथ 2 से जाओ, या फिर ऊपर जाके नीचे आओ, ठीक है ना। तो तीनों रास्तों से आप जाओ, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सिर्फ स्टेट के ऊपर डिपेंड रहेगी, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगी। चलो ये समझा, यस और नो बोलो। अरे बोलो रे बेटवा, कितना देर लगाते हो। ग्रेविटेशन हुआ है क्या आपको? आप लोगों को ग्रेविटेशन हुआ है क्या रे? हुआ है ना, तो आपको समझना चाहिए यार क्या है ये। वर्क एनर्जी पावर हुआ है क्या? वर्क एनर्जी पावर हुआ है क्या? बोलो एक बार यार। तो वर्क एनर्जी पावर में ये होता है ना, आपको कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना। तो कंजर्वेटिव फोर्स में कुछ होता है, पाथ डिपेंडेंट वर्क, पाथ नॉन डिपेंडेंट वर्क, ऐसा कुछ होता है, लेकिन आप याद नहीं रखते हो, क्या करें। एररलेस में सब कुछ दिया है, मुझे पता है सब कुछ। हमने भी कभी फिजिक्स पढ़ा है, पढ़ाया है और पढ़ा है भैया, पढ़ाया भी है और पढ़ा भी है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, भूलना नहीं। अब क्या करूं, कभी कोई सब्जेक्ट कभी कोई सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ रहा है मेरे को। तो ऐसा नहीं है कि मैं भूल गया हूँ, एररलेस में सब कुछ दिया है। एक आदमी दिया हुआ है पेटी लेके, है ना, ऐसा खड़ा है, और उसका पोटेंशियल एनर्जी सब कुछ बताया हुआ है, याद आ रहा है मेरे को। चलिए ठीक है, जो भी है। सो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज बेटा पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं होता। तो ये हो गई नॉन पाथ फंक्शन, यानी पाथ के ऊपर नहीं डिपेंड करता।
ये बस इसके इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसे हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। स्टेट फंक्शन कहेंगे इसे, स्टेट फंक्शन। और पाथ फंक्शन का आप ही बताओ यार, अब ये पॉइंट और बी पॉइंट है, तो बेटवा अगर आप क्या कर रहे हो, बैलगाड़ी के ऊपर या फिर खुद चलकर या फिर कोई बाइक के ऊपर इस रास्ते से गए तो वर्क डन, या फिर ऐसे जाकर ऐसे आए उस पहाड़ी के ऊपर, वर्क डन 2 हुआ। तो क्या दोनों रास्तों से वर्क डन उतना ही लगा या कम ज्यादा लगा होगा? फ्रिक्शन विक्शन है, एक रास्ता खराब है एक रास्ता अच्छा है, तो बोलो जरा, वर्क डन उतना ही होगा या डिफरेंट होगा? मेहनत अलग अलग करनी पड़ेगी ना बेटा, वर्क। तो ये वर्क जो है ना वो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। आप ऐसे जाओ तो मतलब कम वर्क लगेगा, और खाली पीले आप इधर जा रहे हो फिर इधर जा रहे हो फिर ऐसा कर रहे हो फिर ऐसा 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 करके जा रहे हो, तो बेटा काम तो ज्यादा करना पड़ेगा ना, लेकिन पोटेंशियल का चेंज तो उतना ही रहेगा। लेकिन काम यानी वर्क, ये जो है ना बेटा पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इस फंक्शन को हम बोलते हैं, ऐसे प्रॉपर्टी को हम पाथ फंक्शन बोलते हैं। मुझे लगता है मैंने अच्छे से बता दिया है। द फंक्शन विच डिपेंड्स ऑन द पाथ इज कॉल्ड एज पाथ फंक्शन। द फंक्शन which depends only on the state and not on the path is called as state function. दो ही पाथ फंक्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वर्क डन एंड हीट एडेड टू द सिस्टम, या फिर हीट रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम, हीट एंड डब्ल्यू। वेर एज GHUS घुस, ये है आपके चार स्टेट फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे भी ज्यादा है और है, लेकिन ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट फंक्शन है। ये चारों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज भी है। सो GHUS आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड स्टेट प्रॉपर्टीज। स्टेट फंक्शन का मतलब स्टेट प्रॉपर्टीज ही होता है, क्योंकि फंक्शन को ही हम प्रॉपर्टीज भी कहते हैं, वेरिएबल भी कहते हैं, ऐसा है। तो ये मैंने बता दिया। अब चलिए, मतलब मस्त है, शुरू में बहुत सिंपल सिंपल है, ये आपको हुआ भी है, टाइम पास करते चलेंगे। टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, अब मैंने बोला ना सिस्टम होती है बेटा, वो स्टेट 1 से स्टेट 2 में जाती है, तो सिस्टम के भी हमने प्रकार देखे, अलग अलग है, ओपन है, क्लोज्ड है, और कौन सी है बेटा, आइसोलेटेड है। तो सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 में चली गई, तो ये स्टेट 1 मतलब वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करती है। मैंने बोला वेरिएबल के भी हमने टाइप देखे, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन। सिस्टम 1 से 2 में गई मतलब प्रोसेस घटित तो हुई, तो प्रोसेस के भी प्रकार होते हैं बेटा, टुडुन टुडुन टुडुन। अगर प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे घटित होती है, मतलब आपका जो गैस का सिलेंडर होता है ना, घर में गैस का सिलेंडर होता है ना, मम्मी उसके ऊपर क्या बनाती है, सिलेंडर के ऊपर नहीं, उससे निकलने वाली गैस के ऊपर क्या बनाती है, पराठे बनाती है। तो वो गैस का सिलेंडर ना बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम का होता है, तो उससे जो गैस बाहर निकल रहा है वो कांस्टेंट वॉल्यूम की प्रक्रिया है। तो ऐसी प्रोसेस को जिसमें वॉल्यूम सिस्टम का कांस्टेंट रहता है उसे आइसोकोरिक कहते हैं। आइसो का मतलब सेम, ये सेम, ये आपको आइसोगैमी वो गैमी में हुआ भी है, आइसोमर्स में भी हुआ है। आइसो का मतलब सेम, कोरिक मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम जिसमें सेम है उसे आइसोकोरिक बोलो। वॉल्यूम सेम है मतलब डेल्टा V जीरो, क्योंकि चेंज नहीं मतलब डेल्टा जीरो, चेंज नहीं मतलब डेल्टा जीरो, चेंज नहीं मतलब डेल्टा जीरो। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो डेल्टा P जीरो, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो डेल्टा T जीरो। इसमें और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बदमाश बच्चे ने नहीं लिखी, मुझे लगता है मैंने तो लिखवाई ही होगी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जब टेम्परेचर जीरो होता है ना, मतलब टेम्परेचर चेंज है, हाँ, टेम्परेचर जीरो नहीं बिटवा, टेम्परेचर चेंज। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, चेंज अलग चीज होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू अलग चीज होती है। जब टेम्परेचर चेंज जीरो होता है ना, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो होती है। ये बात ना आप गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, ठीक से समझना। गांठ बांध लो का मतलब पता है ना, रट्टा मार लो, हार्ड डिस्क में डाल दो इसको, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यू जीरो नहीं बिटवा, बिटवा यू नहीं है जीरो, ये डेल्टा यू जीरो मैं बोल रहा हूँ, डेल्टा यू जीरो होता है बिटवा। समझ में आया, समझ में आया। डेल्टा टी जीरो का हमेशा मतलब रहेगा डेल्टा यू जीरो, क्यों वो बाद में देखेंगे हम।
लेकिन अब तक के लिए तो इतना याद रखो, रट्टा मार लो बस, रट्टा मार लो इस चीज़ को भूलना नहीं। टेम्परेचर, क्योंकि इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, तो बात खत्म हो गई यार, डेल्टा यू जीरो है। टेम्परेचर जिसमें कांस्टेंट है उसमें इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट है। तो आपको बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल कंडीशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो नंबर 1 डेल्टा टी जीरो, नंबर 2 यू जीरो, नंबर 3 इसेंशियल कंडीशन। मैं बता रहा हूं इसेंशियल कंडीशन। इसेंशियल मतलब वही, मतलब क्या डिफाइन करता है। नंबर 3 बोथ, नंबर 4 ऑप्शन नन। चलो बोलो यार कौन सी है, बोलो क्या लिखोगे, फटाफट बोलो। दीपक बहुत अच्छे, गायत्री बहुत अच्छे, मुझे लगा ही था। नागेश कहाँ यार, मतलब तुम, मुझे लग रहा है कि तुमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा बेटा। बाकी लोग क्या सो गए? सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, सो गया है। बाकी लोग क्या कर रहे? चलो यार, अब उनके पीछे कहाँ लगेंगे हम। प्रथमेश नाइस सिंगिंग बोल रहे हो बिटवा, आंसर भी दे दो तो मजा आएगा मेरे को। एनीवेज थैंक यू, लेकिन आंसर दे दो बेटा तो मजा आएगा। आंसर दे दो, आंसर 1 आएगा बेटा इसका, 4 नहीं आएगा, समझ रहे हो ना। और 2 तो आएगा ही नहीं, और 3 तो आएगा ही नहीं। मुझे लग रहा था कई सारे लोग ना इसको बोलेंगे, इसको भी और इसको भी, दोनों को। लेकिन यहाँ पे ना बेटा डेल्टा होना चाहिए। यहाँ पे अगर डेल्टा लगाता हूं तो क्या आएगा बोलो अब। निकिता फंस गई ना बेटा, निकिता कहाँ फंस गई, समझ में आया होगा अब आपको। निकिता फंस गई। तो ऐसे ही फंसाते हैं रे आपको, और आप फंस भी जाते हो, क्या करे। इतना बताता हूं, जरा ठीक से देखो बेटा, यू का जीरो होना मतलब डेल्टा, मतलब डेल्टा का जीरो होना मतलब यू जीरो नहीं होता। बातें समझ लो यार, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एनर्जी कांस्टेंट रहती है, मतलब ना तो हीट बाहर जाती है ना तो हीट अंदर आती है। दिस प्रोसेस ऑकर्स इन आइसोलेटेड सिस्टम्स। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसी होती है ना, उसमें हीट वीट बाहर बाहर नहीं जाती। चलो अब आगे चलते हैं रे। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज हो गई, इंटेंसिव एक्सटेंसिव आइसोकरिक हुई, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। चलिए भैया, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये थोड़ा मैथमेटिकल कंसेप्ट है, छोटा सा छोटा सा। अब इसमें ना काफी सारा कंफ्यूजन करोगे आप लोग, खुद को करवाओगे, कहीं पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे, और दूसरे टीचर मास्टर से पढ़ोगे तो उससे तो कंफ्यूज होना ही है, क्योंकि किसी को भी पता नहीं है कि रिवर्सिबल क्या होता है। कुछ भी बोलेंगे, बग देंगे बस, कुछ भी। लेकिन छोड़ो, मुझे लगता है आप तो किससे पढ़ नहीं रहे हो, सिर्फ मैं ही हूं आपको पढ़ाने वाला। तो सिंपल सी बात है बेटा, एक बॉडी है, एक ही याद रखना, रिवर्सिबल का मतलब क्या है। इस बॉडी को किसी एक डायरेक्शन में जाना है, तो हम फिजिक्स का सेंस छोड़ो यार, सिलेंडर ही लेता हूं मैं, सिलेंडर ही ले लेता हूं ना, ये अपना केमिस्ट्री वाला ऐसा। ये है आपके पास टड़ान टड़ान सिलेंडर। अब ये है सिलेंडर का पिस्टन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ग्रेविटी, ग्रेविटी को गोली मारो, मान लो कि स्पेस में हो अभी, और मत जहां भी हो यार, स्पेस में हो कहीं भी हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। बस एक बात याद रखो, इधर कुछ गैस होता है तो मतलब गैस इधर से कुछ प्रेशर लगाता है, और ऊपर से आपने कुछ वेट्स रख दिए तो ऊपर से भी कुछ प्रेशर है। अब मान लो आपको इस ऊपर की तरफ जाना है, तो आपका ये डायरेक्शन है मेनली, तो ऊपर लेने वाला ये फोर्स 1 है और नीचे ढकेलने वाला ये फोर्स 2 है, राइट। और इस फोर्स को हम कई बार प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया के फॉर्म में भी लिखते हैं, राइट। अब दोनों तरफ से एरिया अगर कांस्टेंट है तो डायरेक्टली प्रेशर के टर्म्स में भी बातें होती रहेंगी, क्योंकि केमिस्ट्री में कई बार फोर्स से ज्यादा प्रेशर, प्रेशर ऐसा बोला जाता है। तो मान लो ये दो फोर्सेस है, तो जो अपनी दिशा में जा रहा है उसको ड्राइविंग फोर्स बोलते, और जो उल्टा है उसको अपोजिंग फोर्स बोलते।
बात खत्म, बात खत्म। ड्राइविंग अपोजिंग, ड्राइविंग अपोजिंग, ये तो समझ में आया होगा, ड्राइविंग अपोजिंग। तो बेटा जब ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स नियरली सेम होते हैं, नियरली सेम का मतलब पता है ना, जब ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू अपोजिंग फोर्स हो, बस अपोजिंग फोर्स थोड़ा सा बड़ा हो, थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा, मतलब डीएफ, अरे डीएफ का मतलब समझता है क्या तुम लोगों को, डीएफ का मतलब समझता है, इनफाइनाइटेसिमल वैल्यू, मतलब थोड़ा, बहुत ही थोड़ा, इतना थोड़ा कि आप मेजर भी नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा है जरूर, तभी तो प्रोसेस हो रही है, अदरवाइज प्रोसेस होती ही नहीं ना, जगह पे रुक जाती प्रोसेस। अब ये पिस्टन धीरे 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 ऊपर जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा, इतना थोड़ा, इतना थोड़ा, इतना थोड़ा कि आप मेजर भी नहीं कर सकते। मान लो ड्राइविंग फोर्स 5 है न्यूटन, तो अपोजिंग फोर्स को आप ना 5.0001 भी नहीं बोल सकते, अरे 5.00000001 भी नहीं बोल सकते, इतना कम होता है, सो मेजर ही नहीं कर सकते, इतना उन दोनों के बीच का डिफरेंस है। अरे बात समझ में आई, अरे बात समझ में आई का, तुम जल्दी बोल दो यार, बहुत बोर करते हो। हाँ, तो ये इस नंबर को ना, ये बहुत छोटा नंबर होता है, इसको बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमल, इनफाइनाइटे, किधर गया बे तू, अब बैठेगा नहीं अंदर, तेरे को बढ़ाऊंगा मैं, इससे इनफाइनाइटेसिमल, इनफाइनाइटेसिमल, क्या वर्ड है जिसकी वैल्यू आप बता नहीं सकते, इतनी छोटी है। आपको एक तो वर्ड पता है इनफाइनाइट, अरे इसकी वैल्यू इतनी बड़ी होती है कि आप बता ही नहीं सकते। कोई भी मुझे इनफाइनाइट की वैल्यू बता सकता है क्या, यस और नो बोलो फटाफट। नोबडी कैन टेल मी जो सबसे बड़ा नंबर है, नहीं बता सकता। तो सबसे छोटा नंबर भी कोई बता नहीं सकता। निगेटिव छोड़ो यार, जीरो के बीच देखो, आपको दूध चाहिए, आपने दूध वाले को ये बोला, देखो आप तो बोल सकते हो दूध वाले भैया मुझे दूध दे दो, आप मतलब दूध वाले भैया से ले लो, दीदी से ले लो, मुझे पता नहीं आप किससे दूध लेते हो यार, जो भी हो, अगर आप भैया से लेते हो तो दूध वाले भैया से बोलो भैया मुझे दूध दे दो आप, इनफाइनाइट तो वो नहीं दे पाएगा, बोलेगा दीदी मेरे पास इतना दूध नहीं है, मैं भैया हूं मेरे पास इतना दूध नहीं है, मैं कोई मशीन नहीं हूं, ठीक है। तो बोलेगा नहीं, आई एम नॉट, आई कैन नॉट गिव दिस। तो ठीक है भैया, तो अगले दिन आपके पास फिर वो भैया भैया आ जाता है, तो उस दिन आप बोलती हो भैया जी मुझे इनफाइनाइट तो छोड़ो, आज मुझे इनफाइनाइटेसिमल दूध दे दो। एक तो बेचारा पढ़ा नहीं है, एक तो ऊपर से आप हर रोज उसको परेशान कर रहे हो ऐसा। तो इनफाइनाइट तो वो बोला कि मेरे पास नहीं है मेरे कैटली में, तो इनफाइनाइटेसिमल उसकी कैटली में है क्या, इतना ही बोलो है क्या, यस और नो। अरे बोलो रे, तुमको मैं पढ़ा रहा हूं, मैथ वाले लड़के जो भी पोटे हैं, आज पहली बार समझेंगे इनफाइनाइटेसिमल का मतलब। उसके केटली के अंदर है निकिता, उसके अंदर है बिटवा, केटली के अंदर दूध है, लेकिन वो आपको दे नहीं पाएगा इनफाइनाइटेसिमल। दे पाएगा क्या, नहीं दे पाएगा। हाँ, इनफाइनाइटेसिमल का मतलब उसने जाके देखा बहुत कम, बहुत कम, इतना कम कि उससे कम कुछ भी नहीं। मैं निगेटिव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, इतना कम कि उससे कम कोई नहीं। इनफाइनाइट का मतलब इतना बड़ा कि उससे बड़ा कोई नहीं, इनफाइनाइटेसिमल का मतलब इतना कम कि उससे कम कुछ नहीं। तो उसने अगर आपको 0.0000000000000000001 ml दिया, तो आप बोल सकते हो अबे इतना क्यों दिया, मैंने तेरे को इनफाइनाइटेसिमल बोला था, इससे भी तो कम होता है, 0.0 और एक जीरो लगा दे। तो infinite and infinitesimal, both things cannot be measured and cannot be given to each other। तो ये है, ऐसा होता है इनफाइनाइटेसिमल, लेकिन बड़ा जरूर है। अब रियल लाइफ में तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा सिलेंडर कंस्ट्रक्ट करना, इधर से 5 न्यूटन लगाना और ऊपर से 5.00 ऐसा कुछ तो लगाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी रियल लाइफ में क्या करते हैं, इधर से 5 न्यूटन और ऊपर से 5.001 भी लगा, तो बोलते हैं चलो भैया ये
इनफाइनेटिसिमली बड़ा है, क्योंकि रियल लाइफ में ना हम क्या करते हैं पता है ना आपको, पहले आइडियल समझ लेते हैं और उसके बाद रियल लाइफ में उसको थोड़ा थोड़ा कॉपी कॉपी करते हैं, कॉपी नहीं कॉपी करते, राइट। बात समझ में आई का, समझ में आई रियल लाइफ में इसको कैसे अचीव किया जाता है। ऐसे ही बस इतना ही, ठीक है ना, जैसे कोलिजन में होता है ना वैसे ही रियल लाइफ में उसके आसपास किया जाता है। अब ना जब ऐसी सिचुएशन होती है ना बेटा, तब इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्सिबल, रिवर्सिबल। अब बात एक 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 बताऊंगा मैं, आगे बढ़ाऊंगा धीरे 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 से, राइट। बातों को आगे बढ़ाएंगे हम तब मजा आएगा, तभी तो मजा आएगा। कंसेप्ट है यार, मेरा काम ये की होता है, जब कंसेप्ट चल रहा है ना तो इतना मजा लो, इतना मजा लो कि उतना मजा लो ही कहीं पर मत। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गए बेसिक वाले कि उसके बाद दौड़ाओ, इतना दौड़ाओ इतना दौड़ाओ कि बच्चे परेशान हो जाए। मुझे तो लगता है ऐसा ही करना चाहिए, है ना, क्योंकि बाद में कितना भी दौड़ाओ यार परेशानी नहीं होती। तो बेटवा ये हो गया रिवर्सिबल। अब इरिवर्सिबल के बारे में क्या कहा है, और आपको देखिए मिसनॉमर है, मिसनॉमर का मतलब तो समझते हो, गलत नाम दिया है, इससे लगता है कि इरिवर्सिबल मतलब क्या। अब देखो रिवर्सिबल मतलब ऐसा है कि ये प्रोसेस ऊपर वाली दिशा में जा रही है, इसको अपोज करने वाला फोर्स एक तो, अरे बेटा इनफाइनेटिसिमली बड़ा नहीं, इनफाइनेटिसिमली छोटा होता है, तभी तो ये ऊपर जा पा रहा है ना। मुझसे थोड़ी गलती हो गई, माफ करना यार। ड्राइविंग फोर्स ना थोड़ा बड़ा होना चाहिए ना बेटा, थोड़ा बड़ा होना चाहिए, मतलब ड्राइविंग फोर्स या अपोजिंग फोर्स से थोड़ा बड़ा है, मतलब अपोजिंग फोर्स ऐसा होना चाहिए। अरे समझा क्या मैंने क्या लिखा, समझा क्या, थोड़ी गलती हो गई ना, ये ऊपर कैसे जाएगा, ये 5.001 होगा तब थोड़ी जाएगा, है ना। तो गलती हो गई तो हो गई, माफ कर देना। हाँ तो ना ये कितना होना चाहिए, 5.001 नहीं, ये कुछ ऐसा 4.99999999 न्यूटन होना चाहिए, तब जाके ये सिलेंडर थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा। अब इसको रिवर्सिबल क्यों बोला है, क्योंकि इस प्रोसेस को रिवर्स किया जाता है, जैसे रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ना, तो इस प्रोसेस को ना बहुत जल्दी से रिवर्स किया जा सकता है। मतलब अगर आप अभी इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, तो मतलब आप क्या करोगे, इसको रिवर्स करने के लिए ना बिल्कुल ही मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस इसके ऊपर ना बेटा क्या कर दो, बस छोटा सा फोर्स डाल दो, ऐसा वेट, एक छोटा सा स्टोन ले लिया उसके ऊपर डाल दिया, तो हो गया, ये पिस्टन अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इसे रिवर्सिबल कहते हैं, मतलब प्रोसेस which can be very 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 easily reversed, process which can be very 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 easily reversed is called as reversible process। बात खत्म, यहां तक खत्म। अरे समझा कि नहीं, यह है उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन, और इससे लॉजिकल कंक्लूजन क्या निकलता है, इजीली रिवर्स कर सकते हैं। अब इरिवर्सिबल के बारे में बात करेंगे। इरिवर्सिबल वो होती है, वैसे तो नाम से ऐसा लगता है कि ये प्रोसेस ऐसी है कि इसको रिवर्स किया ही नहीं जा सकता, लेकिन ये गलत है। एक्चुअली ये है कि इसका एक ही काम है, द प्रोसेस विच कैन नॉट बी इजीली रिवर्स्ड, विच इज इम्पॉसिबल टू रिवर्स, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कैन नॉट बी इजीली रिवर्स्ड, मतलब क्या होता है, अरे इजी वर्ड भी मैथमेटिकल है यार। इजी मतलब इतना इजी कि उससे इजी कुछ भी नहीं, ये होता है उसका बात। अब देखो, अब मान लो ये प्रोसेस चल रही है, इधर से F1 इज 5 न्यूटन और ऊपर से F2 है 4 न्यूटन, राइट। मतलब ये इनफाइनाइटेसिमल तो अंतर नहीं है इनके, ऐसा तो नहीं लिख सकता मैं, लिख सकता हूं क्या, यहाँ पे F2 इज इक्वल टू F1 माइनस DF, ऐसी तो बात नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस देखो 1 न्यूटन का है, तो 1 न्यूटन DF तो नहीं हुआ। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या हुआ था, FD एंड FO नियरली सेम है, लेकिन यहाँ पे FD इज ग्रेटर देन FO है, कुछ फाइनाइट डिस्टेंस है उनके बीच। तो इस प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए मुझे ऊपर से 1 न्यूटन लगाना पड़ेगा या फिर 1.1 न्यूटन लगाना पड़ेगा। अब आप बोलोगे ये कौन सा मुश्किल है सर, ये भी तो इजी है। लेकिन ये इजी का मतलब क्या है, अरे इजी का मतलब क्या है, इजी का मतलब सिर्फ इजी नहीं है, इतना इजी कि उससे इजी कुछ भी नहीं है, ऐसा होता है इसका मतलब।
तो बेटा ना मैथमेटिकल डेफिनेशन में ऐसी बातें करनी पड़ती है, ये समझ लिया करो, आगे चल के आपको काम आएगी। आप बोलोगे अरे सर ये इजी है, ये भी तो इजी है। इधर इजी का मतलब है इतना इजी कि इससे इजी कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि इससे इजी और भी हो सकता है। अरे समझा क्या? यस और नो बोलो, यस और नो बोलो यार। ये मैथमेटिकल चीजें यार, चंपू बन के बैठोगे तो क्या समझेगा? कुछ नहीं समझेगा। ये टर्म्स तो समझनी चाहिए, आगे चल के लॉज वगैरह पढ़ोगे आप, उसमें सब कुछ ऐसा होता ही है। तो यहाँ पे एफ डी इज अपोजिंग फोर्स प्लस डी एफ, थोड़ा बड़ा है एफ डी ड्राइविंग फोर्स, यानी नियरली सेम है। ये ना इस बच्चे ने ऐसा लिखा है, ऐसा ऐसा, तो एक्चुअली ऐसा होना चाहिए जरा, एफ डी इज नियरली इक्वल टू एफ ओ, और यहाँ पे एफ डी इज ग्रेटर देन एफ ओ। अब ये ना बेटा देखो, इन दोनों के बीच अब एक्सेलरेशन क्या होता है यार? एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी डिवाइडेड बाय टाइम। अब इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना होगा, यानी डीएफ है नेट फोर्स। सही बात है ना? ये रिवर्सिबल प्रोसेस में डीएफ ही तो है नेट फोर्स, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? डीए ही होगा। मतलब फोर्स ही नेट बहुत कम है तो एक्सेलरेशन भी बहुत ही कम होगा। और एक्सेलरेशन बहुत कम होगा और जीरो वेलोसिटी से अगर किसी प्रोसेस को स्टार्ट करते हो तो उसकी वेलोसिटी भी बहुत ही कम होगी। उसकी वेलोसिटी बहुत कम होगी तो उसको ना प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए बहुत कम टाइम लगेगा या बहुत ज्यादा लगेगा? बोलो, अरे बोलो रे। क्या करते हो यार? अरे कम टाइम लगेगा बोलता है यार, कम टाइम। अरे यार पंढरपूरची बस सुरू झाली का रे? नागेश पंढरपूरच्या बसचं तिकीट काढ रे बाबा, मला जायचंय आता, आता मी शिकीना, मी चाललो. प्रथमेश काढ रे बाबा, एक तिकीट काढ माझ्या नावचं, वापसचं काढू नको, तिकडच आता, तिकडच पंढरपूर, तिकडून तिकडच काशी, अलग लक्षात. आता मी शिकवित नाही तुला. आता असं कसं झालं रे? असं कसं झालं? गडबडीत झालं? मला सांग बाळा, मला सांग. आता मी मराठीतच येतो की रे. एक पिस्टन आहे, त्याला हे ए पॉइंट वरून बी पॉइंटला जायचंय आणि त्याची व्हेलॉसिटी उग्ग स्लो आहे, एवढी स्लो की त्याच्यापेक्षा स्लो काहीच नाही. मग त्याला इथं वर जायला वेळ जास्त लागेल का कमी लागेल रे? साधी गोष्ट आहे की रे. अहमदपूरहून गाडी निघाली लातूरला आणि खूपच तिची व्हेलॉसिटी कमी आहे, खूपच कमी. तिला जायला वेळ कमी कसा लागेल रे? मला तर रडावच वाटलं बाबा आता. जाऊ दे, जायला वेळ जास्त लागेल ना? ओके, आता कळलं ना? ठीक आहे. थोडं विचार करायचा, गडबड होते पण विचार करायचा. सो इट टेक्स इनफायनाइट टाइम फॉर कॉम्प्लिशन. कंप्लिशन पाहिजे, जरा स्पेलिंग चुकलंय, चालतंय. म्हणजे इन्फायनाइटच वेळ लागतो जायला, कारण स्पीडच इन्फायनाइटेसिमल आहे. मग कंप्लीट व्हायला तर इन्फायनाइटच वेळ लागणार. साधी गोष्ट आहे ना? म्हणजे आयडियल विषय चालू आहे, रिअल लाईफ मध्ये असं नसतं. रिअल लाईफ मध्ये ह्याच्याशी थोडं संबंधित असते बस. इट टेक्स फायनाइट टाइम फॉर कम्प्लिशन, बरोबर आहे. टाइम्स काय लिहिते बाबा, कशाला लिहित? चलो चलो चलो. मग आपण समजलं की एसटीनं जाताना आपण थोडे टप्पे केले. जाताना अहमदपूरहून लातूरला एसटी निघाली, चालल्या, थोडा वेळ चालल्या, थोडं दम घ्यायला, असं हळू हळू टप्प्याटप्प्याने चालल्या. तर इन्फायनाइट टप्पे करावे लागतील तिला, हे का नाही? कारण लई स्लो चालले. ह्या प्रोसेसला क्वॅसी स्टॅटिक असं पण म्हणतात. स्टॅटिक म्हणजे थांबलेली प्रोसेस, पण ही एक्झॅक्ट थांबलेला आहे का सिलेंडर? नाही, चालले हळू 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 वर चालले, पण लईच हळूहळू चाललंय वर, लय अति हळूहळू. असं वाटतं की जणू थांबलंय पण थांबलेलं नाही, थांबलंय पण थांबलं नाही. त्याला म्हणायचं क्वॅसी स्टॅटिक. क्वॅसी म्हणजे आभासी, अर्धवट थांबल्यासारखं वाटतंय पण थांबलेलं नसतंय, चलतच असतंय. कळलं बाळांनो? थोडं मीटिंग रिजॉईन करावं लागेल, कारण उद्याच्या एक्झामसाठी जे येणार आहे ते मला आज कंप्लीट करायचं आहे. एवढं कळलं का सांगा? राईट. आता झिरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. सर्वात पहिले तर थर्मोडायनामिक्स, न्यूटनचे 3 लॉ आहेत, तसे थर्मोडायनामिक्सचे 1 2 3 4 तीनच लॉ आहेत. सॉरी, चौथा लॉ. पहिला लॉ डिस्कवर केला, नो प्रॉब्लेम. दुसरा केला, नो प्रॉब्लेम. तिसरा केला, अरे मग चौथा लॉ उगाच डिस्कवर केला त्यांनी, अति महत्वाचा. ते काही लॉ नाही पण एवढा महत्वाचा वाटला त्यांना,
अरे हे आपण नंतर डिस्कवर केला म्हणून ह्याला चौथा म्हणायचं नाही. हे एवढा महत्वाचं आहे की त्याला पहिल्याच्या अगोदर ठेवलं पाहिजे. पहिल्याच्या अगोदर कसं ठेवायचं? झिरोथ लॉ. झिरोथ लॉ अति महत्वाचा, अति जास्त महत्वाचा. ह्याच्यावर एक छोटस मला आठवलं. आमच्या इकडे पोट्ट होतं. अति हुशार म्हणावं का येडं म्हणावं माहित नव्हतं. आम्हाला महाभारत होतं 7वीला. नवोदयमध्ये कसं असतंय, म्हणजे नवोदय आमची शाळा, तिथं होतं असं 6वीला रामायण हिंदीमध्ये 2-3 पुस्तकं असतात. हिंदीचे 2-3 पुस्तकं असतात, इंग्लिशचे 2-3 पुस्तकं असतात. उगा अभ्यास करून घेतात काय 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 टाइमपास. थोडा ऑलराऊंड बनवते माणसाला, थोडा ऑलराऊंड बनायचं. खेळण्यात बी, अभ्यासात बी, कल्चर माहित पाहिजे, संस्कृती माहिती पाहिजे, सर्वच. 6वीला रामायणाचा अभ्यास, 7वीला महाभारताचा अभ्यास, 8वीला गौतम बुद्धाचा अभ्यास, असं. तर महाभारतामध्ये कसं होतं, एवढं मोठं महाभारत लय किचकट आहे. महाभारत म्हणजे अति भयानक आहे. ते कुठून तर सुरू होतं ययाती राजापासून. त्याला 3 बायका, त्याच्या 3 बायकाला 3 नवरे, त्याच्या बायकाला 4 लेकरं, 4 लेकराचे ह्याच्या संग संबंध, त्याचं हे, त्याचं ते काय 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 लय कुठाना होता भयानक. आणि म्हणून लेकरायला सोपं जावं म्हणून त्यांनी काय केलं, सुरुवातीलाच पात्रायचे नाव दिले. 1, 2, 3, 4. आता ऑफकोर्स नाव देताना सर्वात पहिले नाव जो महत्वाचा आहे त्यातच दिलं होतं, कृष्ण. द मोस्ट, पहिल्यांदा कृष्ण सांगितलं. रघुकुल वंशाचा असा काहीतरी काहीतरी, तर मलाही माहित नाही. त्याच्यानंतर देवकीचा पुत्र, ह्याचा मामा, त्याचा तात्या, असं दिलेलं असायचं. त्याच्यानंतर कर्ण किंवा अर्जुन, अर्जुन सुभद्रेचा नवरा, कृष्णाचा मेहुणा, अजून असं काहीतरी काहीतरी दिलेलं राहायचं. त्याची माहिती छोटीशी उग, म्हणजे बाबा लोक मुलांना जोडता यावं हे का नाही, जोडता आलं पाहिजे की काय, वाचताना कळलं पाहिजे कोण कसा आहे कोण कसा आहे. मग आता ह्यानं वाचून काढले सर्व, त्याला कळलं की हे नाव काय ऑर्डर ऑफ प्रिफरन्स मध्ये दिलेत, म्हणजे जो महत्वाचा आहे तो वर ठेवलाय. मग ह्याला सुचलं काय म्हणून असं कसं, मग ह्यानं स्वतःचं नाव वर टाकलं, झिरो केरबा पतंगे. म्हणजे त्यानं झिरोथ लॉची तेव्हाच शोध, म्हणजे मला म्हणजे सर्वांना आश्चर्य वाटलं होतं. सरला देखील आश्चर्य वाटलं की तू एवढं डोकं लावलास कसं. झिरो नाव टाकले आणि त्याच्यावर केरबा पतंगे टाकले. कृष्णापेक्षा अति महत्वाचा महाभारतातला हा हिरा. तर तसा हा झिरोथ लॉ आहे, अति महत्वाचा. शोधले गेले पहिले 2-3 लॉ, परंतु हा अति महत्वाचा वाटला म्हणून त्याला झिरो नाव दिलं. नंतर शोधला गेला परंतु झिरो नाव दिलं त्याला. मग काय झिरोथ लॉ काय म्हणतो बाबा, अरे लय सोपा आहे, उगा काही बी नाही. जर समजा 3 बॉडी आहेत, 1, 2, 3, हिचं टेम्परेचर T1 आहे, हिचं टेम्परेचर T2 आहे, हिचं टेम्परेचर T3 आहे. जर ह्या दोघांचं टेम्परेचर इक्वल असेल, पहिल्या बॉडीचं आणि दुसऱ्या बॉडीचं इक्वल असणं म्हणजे थर्मल इक्विलिब्रियम मध्ये असणे. हो, बॉडी 1 इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी 2, आणि ह्या दोघींचं इक्वल असेल तर पहिलीचं आणि तिसरीचं पण इक्वल असतं. बाबा 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 बाबा, काय लॉजिक आहे, काय लॉजिक आहे. सीआयडी लॉजिक, नादच खोळा. सोनी टीव्हीची सीआयडी मालिका आहे का, त्याच्यापेक्षा पुढचं लॉजिक आहे. सो T1 इज इक्वल टू T2, T2 इज इक्वल टू T3, तर T1 इज इक्वल टू T3 म्हणता येतं. त्याच्याच आधारावरती थर्मामीटर